गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, सभी दल पूरे दमखम के साथ मैदान में सब चुनावों को फतेह करने की हुंकार भर रहे हैं। तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी कुछ अलग तेवर के साथ मैदान में उतरी है। गुजरात में तो इस बार केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के सपने देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। उनकी दागी नेताओं की लगातार पोल खुल रही है और केजरीवाल के सभी दावों पर पानी भी फिर रहा है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर लगातार एलजी को लेटर लिखकर केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नेता होने का दावा कर रहा है और इन्हीं सब के बीच महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक और पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सुकेश ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाया। सुकेश का दावा है कि जेल में उसकी जान को खतरा है। उसने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर का ये एलजी को तीसरा लेटर है। सुकेश ने एलजी को लिखे हुए खत में उसके और आम आदमी पार्टी के बीच हुए कथित पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी दी है। 3 पत्रों की इस चिट्ठी में सुकेश ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद सुकेश लगातार आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सुकेश ने पहले लेटर में सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में दावा किया था कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश ने अपने पत्र में ये लिखा था कि सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 2 से 3 महीने के अंतराल में 10 करोड़ की राशि मुझसे वसूल की गई। सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया था। इस तरह से मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अब जब केजरीवाल, जो कि ईमानदारी का चोला पहनकर जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, उससे भी पर्दा उठ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के हाथ में क्या आता है। बिहार जो बुद्ध की धरती, बिहार आंदोलन की धरती, बिहार जहां पल पल में बदलते हैं सियासी आंकड़े, और उसी बिहार में फिर शुरू हो रहा शह और मात का खेल। आपको बता दें कि बिहार में सियासत के शतरंज की बिसात बिछी हुई है, जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी रथ को रोकने के लिए एक हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महागठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही नए दोस्तों की तलाश भी रही है, ताकि 2024 से पहले बिहार में एनडीए का और विस्तार हो सके। लेकिन इन्हीं सब के बीच बिहार में हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को बड़ी नसीहत भी दे दी है और साथ ही ये भी बता दिया कि बिहार बीजेपी रथ में अच्छे सारथी की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार बीजेपी उपचुनाव में अपने सी प्लान को देर से प्रयोग नहीं करती तो लड़ाई बराबरी की खत्म नहीं होती। हालांकि बीजेपी के प्लान सी का सफल होना नीतीश तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी भी है। आपको बता दें, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के पहले आरजेडी के पास 78 तो बीजेपी के पास 76 विधायक थे। दोनों दलों के बीच विधायकों की संख्या का अंतर 2 था। अगर बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाती तो उसके विधायकों की संख्या आरजेडी के बराबर हो जाती और दोनों पार्टियां सदस्यों की संख्या में बड़ी पार्टियां हो जाती। हाल ही में हुए उपचुनाव में दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिली। बीजेपी ने गोपालगंज तो आरजेडी ने मोकामा में जीत दर्ज की। इस तरह दोनों के बीच अभी भी 2 का ही अंतर है। अगर आपको याद हो तो साल 2020 के चुनाव में आरजेडी 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब बीजेपी के 74 विधायक बने थे, तो वहीं मार्च 2022 में वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उसके पास एमएलए की संख्या 77 हो गई, जिससे वो विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी बन गई। इस गुणाभाग की राजनीति में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार का खेल खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी रथ को एक अच्छे सारथी की तलाश है और जैसे ही यह सारथी मिलेगा, समझो बिहार की राजनीति में फिर बड़ा खेला होगा। बिहार के इस उपचुनाव ने एक संदेश तो दिया कि बीजेपी को बिहार में चिराग जैसा एक साथी चाहिए। बीजेपी को अगर बिहार फतेह करना है तो दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना ही होगा। बिहार में फिलहाल 1-2 ही ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी से तालमेल कर सकती हैं। महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम, माले, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। ये तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। ऐसे में बीजेपी के सामने फिलहाल यही विकल्प है कि वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि उपचुनाव में चिराग पासवान के मैदान में उतरने से बीजेपी को कुछ फायदा जरूर हुआ है।
ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर चिराग को साथ लाकर चुनावी मैदान में उतरती है तो नीतीश और लालू की जोड़ी को मात दी जा सकती है। इसके संकेत उपचुनाव में मिल रहे हैं, क्योंकि 27 साल बाद मोकामा के चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने 60,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। वहीं गोपालगंज में तो आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर भी बीजेपी की विजय रथ नहीं रोक सकी। ऐसे में बीजेपी अगर थोड़ी और मेहनत करती है तो उसके लिए बिहार फतेह करना मुश्किल नहीं होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी चरम पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं, लेकिन इन चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी को कई बड़े झटके लग चुके हैं। फिर चाहे वो गुजरात विधानसभा चुनाव को सी वोटर्स का सर्वे हो या फिर महाठग सुगेश के लेटर, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है। इन सभी घटनाओं के बीच एक बार फिर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल चुनाव से पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं, जनता को फ्री का लालच देते हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल के लिए फ्री वाला फॉर्मूला काम नहीं आया। बीजेपी ने केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल हरियाणा की आदमपुर सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीते हैं। उन्हें 15,714 वोटों से जीत मिली है। भव्य पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव लड़े, तो वहीं इस चुनाव में भाजपा के बाद सिर्फ कांग्रेस की ही जमानत बच सकी। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह और इनेलो के कोरडाराम समेत 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को यहां 3,420 और कोरडाराम को 5,248 वोट मिले। आदमपुर में कुल 1,31,523 वोट पड़े थे। इनमें से जमानत बचाने के लिए 21,911 वोट लेने जरूरी थे। ऐसा लग रहा है कि आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक टीजर है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी पिक्चर दिखाने के मूड में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सी वोटर्स के सर्वे दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा के साथ अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश की राह आसान नहीं लग रही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जंग जीतने वाली है और इसका इशारा हरियाणा की जनता ने दे दिया है। खोखले वादों से जनता अब थक चुकी है। केजरीवाल साहब, आप कुछ नया ट्राई करिए। आदमपुर उपचुनाव के लिए तो आपने काफी मेहनत की थी, लेकिन क्या हुआ? इस चुनाव ने केजरीवाल का सपना चकनाचूर कर दिया। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आदमपुर में एक रैली को संबोधित किया था और इसके बाद दोनों ने रोड शो भी किया था। वहीं रोड शो से एक दिन पहले केजरीवाल ने अपना मेक इंडिया नंबर 1 अभियान भी हिसार में शुरू किया था। उस दौरान केजरीवाल ने आदमपुर उपचुनाव को हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेलर करार दिया था। केजरीवाल ने हरियाणा की जनता से कहा था कि मुझे एक मौका दो, अगर मैं हरियाणा नहीं बदलता तो मुझे हरियाणा से निकाल दो, मैं फिर से हरियाणा नहीं लौटूंगा। हालांकि हरियाणा में केजरीवाल की कोई अपील काम नहीं आई। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिहाज से ये चुनाव काफी अहम था, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त होना केजरीवाल के लिए भारी बेइज्जती की बात है। इससे ये भी साबित होता है कि जहां बीजेपी मजबूत होती है वहां केजरीवाल की दाल नहीं गलती है। केजरीवाल का जादू वहीं काम आता है जहां कांग्रेस सत्ता में होती है और बीजेपी लंबे समय से उस राज्य में सत्ता में नहीं होती। दिल्ली और पंजाब में जहां बीजेपी कमजोर थी और कांग्रेस सत्ता में थी, वहां केजरीवाल ने अपना मौका बना लिया। लेकिन गोवा, उत्तराखंड और यूपी जहां बीजेपी की सरकारें थी, वहां केजरीवाल का फ्री वाला फॉर्मूला काम नहीं आया। गोवा, उत्तराखंड और यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी और अब आदमपुर उपचुनाव में भी वही हुआ। ऐसे में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी काफी मजबूत है और सरकार चला रही है। गुजरात चुनाव अपने अंतिम पायदान पर आ खड़ा हुआ है। ऐसे में किस पार्टी की किस्मत खुलने वाली है, ये सवाल सबके मन में है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बेहतरीन नक्षत्र को भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि बीजेपी इस वक्त गुजरात की सत्ता में विराजमान है और उसके अभेद किले को कोई ढहा नहीं सकता है। ये दावा बीजेपी करती आई है। लेकिन क्या एक बार फिर 27 सालों से राज्य में सत्ता में रहने वाली बीजेपी फिर सरकार बनाएगी या कांग्रेस की किस्मत चमक उठेगी? क्योंकि यहाँ कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी कतार में है, मगर आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है वो खोखले नजर आते हैं। दरअसल गुजरात चुनाव को लेकर सर्वे आने शुरू हो गए हैं, जिन सर्वे में बीजेपी को लगातार बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो फिर सवाल ये भी है कि राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? क्या आपके चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय होगा? ये तो 8 सितंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा।
लेकिन फिलहाल अलग अलग सर्वे में ये बात सामने आई है कि आम आदमी पार्टी को उम्मीद से भी कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं पोल ऑफ पोल्स के नतीजों में आपका क्या हाल है। सबसे पहला सर्वे एबीपी सी वोटर का है, जिसमें बीजेपी को 131 से 139 सीटें, कांग्रेस को 31 से 39 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एबीपी सी वोटर सर्वे में आम आदमी पार्टी को राज्य में महज 7 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरा सर्वे है इंडिया टीवी का, जिसके मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। इन नतीजों से आम आदमी पार्टी को धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इंडिया टीवी मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के इन नतीजों में गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिलती हुई दिखती। हालांकि वहीं टाइम्स नाउ ईटीवी सर्वे में आम आदमी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक रुझान मिल रहा है। टाइम्स नाउ ईटीवी सर्वे में पहली बार गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी 20 से 24 सीटों पर कब्जा कर सकती है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है और कौन सी पार्टी हारती है, ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल ओपिनियन पोल्स में जिस तरह से बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी गुजरात की चुनावी बयार बीजेपी के समर्थन में बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।